नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सरकार ने मौसम के वायदों को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही करीबन 13 और वायदों को अप्रूव लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि मौसम के वायदा से किसको क्या और कितना फ़ायदा हो सकता है। हम एक्सचेंज पर कब इसे कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग होता हुआ देख पाएंगे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं NCDX के MD एंड CEO अरुण रास्ते। अरुण जी नमस्कार। और ऑफकोर्स हम पिछले 6-8 महीने से इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। अगर मुझे याद है तो अगस्त 2023 में आपने कहा था कि आपका एक्सकाइमेट के साथ आपने एक करार भी किया था, जहां पर वेदर इंडेक्स के फ्यूचर्स पे कारोबार करने की बात की जा रही थी। आप लगातार इसे पुश भी करते रहे हैं। फाइनली वो लिस्ट आते हुए हमने देखी है, 13 एडिशनल कमोडिटीज़ हैं, 104 हैं अब, जिसमें वेदर फ्यूचर्स भी एक है। कैसे देखते हैं इसे, क्या काम है NCDX का और कब कितना जल्दी इसका एक फाइनल अप्रूवल आता हुआ नजर आएगा? मनीषा जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपने भी इसमें हमारा बहुत सपोर्ट किया पब्लिकली, तो धन्यवाद उसके लिए। अब इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज ये है कि ये जो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है, ये सेबी के रिकमेंडेशन पे आया है। जी। तो गवर्नमेंट के उसके बाद अब सभी का एक सर्कुलर आएगा, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। मैं तहे दिल से फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सबका शुक्रगुजार करना चाहूंगा, क्योंकि जो जितनी भी हमें ये परमिशन मिली है, जितनी भी कमोडिटीज नई आई है, ये एक मिनिस्ट्री से तो बिलोंग नहीं करती, ये अलग अलग मिनिस्ट्री से है। जैसे अगर आपको SMP देखते हैं या एग्स देखते हैं, अंडे देखते हैं, तो ये आपको DHD से जाना है और DHD से कोलैबोरेट करके उनसे सहमति लेके उनकी इस लिस्ट में अप्रूव करवाना है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंज था इन सबसे एक साथ कोलैबोरेट करके, इन सबसे कोऑर्डिनेट करके और इसको परमिट करना। तो देर आए दुरुस्त है, पर बहुत अच्छा हमारे लिए एक मौका है, इस देश के लिए भी, सरकार के लिए भी, सेबी के लिए भी और एक्सचेंजेस के लिए भी। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, दो चीजों के कारण। देखिए, अब सब जगह डिमांड होती रहती है कि MSP चाहिए, ये और उसकी बड़ी गूंज है इस वक्त मीडिया में भी। जब फ्यूचर शुरू हो जाएंगे तो उसमें दो चीजें हो जाएंगी। एक तो मार्केट लिंक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगर मार्केट MSP के ऊपर होगा तो कोई MSP की तरफ देखेगा भी नहीं, पहली चीज। दूसरा, जब हम आज की तरफ देखते हैं कि दूध के लिए देखते हैं, तो स्किम मिल्क पाउडर एक प्रोडक्ट है जो अभी अप्रूव हुआ है। तो दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। अगर हम प्राइस सेटर बन जाते हैं SMP के, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी प्राइस हो, इंडिया प्राइस सेटर बन जाएगा और हमारे किसानों को, हमारे दूध के जो डेयरी फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा आपका प्रश्न था कि हम एक्सचेंजेस में कब शुरू कर पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, सेबी से मंजूरी, इसकी अभी सेबी का सर्कुलर ऑफिशियल आना है। उसको आने के बाद इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी, हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके साथ सलाह मशवरा करके अपना जो प्रोडक्ट है उसका डिजाइन उनको बताएंगे। उसकी कम से कम 2 या 3 अलग अलग बैठकें होंगी, प्रोडक्ट डिजाइन पे काम होगा। उसके बाद हम उसको सेबी की मंजूरी के लिए भेजेंगे और उन दोनों के मिलने के बाद, हमारी बोर्ड की मंजूरी के बाद उसको लॉन्च करेंगे। जैसे कि आपने कहा था वेदर फ्यूचर्स के बारे में, देखिए, किसान के लिए बहुत जरूरी है कि जो वेदर की वेगरीज जिसे कहते हैं उससे बचना, और ये वेदर फ्यूचर्स उसको मतलब किसी हद तक जरूर मदद करेगा। तो हमें बहुत खुशी है। मैं फिर से मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री और से भी दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रेट फ्यूचर्स है, कार्बन क्रेडिट्स की बात भी मुझे याद है अरुण जी आपने की थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इन कॉन्वर्सेशन रही हैं अप्रूवल के साथ हैं, तो एक काफ़ी बड़ा काम यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। वेदर के बारे में तो बात आपने पहले की ही थी, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में भी की है आपने, हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बताया और काफ़ी सारी एग्री रिलेटेड कमोडिटीज़ भी यहाँ पर आई हैं। तो एज ऑफ नाउ एक्सचेंज का इंटरेस्ट किस ओर की तरफ है? देखिए, एक्सचेंज का इंटरेस्ट इसमें बहुतायत तक जितनी भी है कमोडिटीज उसके लिए है, पर उससे पहले हमारा एक्सचेंज का इंटरेस्ट ये है कि जो हमारी बैन हो गई है वो तो वापस आ जाए। जी। अगर वो वापस आ जाएगी, उसके बाद ये नई वाली वापस आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अपनी तरफ से इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हम जितना जल्दी हो सके इनको हम शुरू कर देंगे। बस एक ही मतलब गुजारिश रहेगी कि आपकी पॉलिसी जो है सरकार की, हमारी स्टेबल रहे, ताकि ये जो बैन सस्पेंशन वाला जो हिसाब चलता रहता है ये ना हो। तो इस मार्केट का फायदा सभी स्टेक होल्डर्स को हो सकता है। दूसरा, मतलब एक पहलू हमेशा सामने आता है कि कंज्यूमर्स को फायदा होगा बैन करने से। देखिए, किसान भी कंज्यूमर है, हम और आप भी कंज्यूमर हैं।
जब डेरिवेटिव मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो 3 चीजें होती है। एक तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है और तीसरा हमें 3-4 महीने पहले अंदेशा हो जाता है कि क्या प्राइसेस हो सकते हैं। जब आपके पास ये प्राइस इंडिकेटर है तो सरकार के लिए भी बहुत अच्छा फायदा हो सकता है कि अगर शॉर्टेज है तो उसको इंपोर्ट करने का। 11th आवर पे जाके मार्केट में अगर इंपोर्ट करनी आती है भारत जैसी बड़ी कंट्री, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट बढ़ जाते हैं और हमें महंगे रेट पे इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर अगर आप फ्यूचर मार्केट के इंडिकेशन देख लेंगे, पहले से इंपोर्ट कर लेंगे तो सरकार को भी इसका फायदा होगा। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश रहेगी कि ये परमिशन दे दी है, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। बस ये है कि कंसिस्टेंसी रहे आगे से, मतलब कंज्यूमर अफेयर्स ये मान के चले कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दोनों साथ में काम करें ताकि ये बैन वाला जो सिलसिला है आगे ना। एब्सोल्युटली। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं एंड स्पेशली आजकल तो पूरा कॉन्फ्रेंसेस का मौसम जैसा है अरुण जी, और काफ़ी सारी चीज़ें जो सुनने में मिलती हैं, मार्जिन्स का मूवमेंट करना चाहिए, डिलीवरी सेंटर्स एनसीडीएक्स को और खोल देने चाहिए, क्वालिटी की यहाँ पर जांच परख होनी चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए कि हेजिंग ज़्यादा होनी चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन लगी रहती हैं। आई नो कि एग्रीकल्चर वायदा चलाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, काफ़ी सारी स्मॉल निटिग्रिटीज़ हमेशा ही अब फेस करनी पड़ती रहती होंगी, लेकिन जो एज ऑफ नाउ फीडबैक है उसको एक्सचेंज कैसे देख रहा है और क्या यहाँ पर कोई चेंजेस की एक्सपेक्टेशन? देखिए, किसी भी चीज की अगर हम मार्जिन सेट करते हैं या लिमिट सेट करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के तहत ऐसा नहीं है कि मनीषा जी ने कहा और चैनल पे कहा और दूसरे नरून रास्ते ने कम कर दिया या बढ़ा दिया, या किसी एक्स मतलब ट्रेडर ने कहा और उसके ऊपर बढ़ा दिया। ये सेबी द्वारा निर्धारित एक फॉर्मूला होता है, उसके अंतर्गत किया जाता है ना। उसको क्यों करते हैं, इसकी मतलब वजह लोगों को समझना बहुत जरूरी है, और स्पेशली ट्रेडर्स को, कि मतलब लोगों को ये अच्छा लगता है, जब स्पेशली ट्रेडर्स को अच्छा लगता है जब तेजी होती है कि जो उन्होंने खरीदा है वो आराम से महंगे दामों पे बेच के प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर वो ये नहीं समझते कि अगर उन्होंने खरीदा हुआ किसी दिन जब उल्टा हो जाए तो बहुत जल्दी आसानी से अगर नीचे जा रहा हो, तो जब ये मार्जिन होते हैं या लिमिट्स होती है, इसके कारण एकदम से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो मार्केट की जो सैंक्टिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मार्जिन और लिमिट्स दोनों को जो सिस्टम है उसको बनाया गया है। तो ये मार्केट की सैंक्टिटी लोगों को सेफ रखने के लिए ये बनाया गया है ताकि कोई भी मार्केट को कॉर्नर नहीं कर सके। और हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, लोग हमें कहते रहते हैं कि एक्सचेंज कुछ नहीं कर रहा है, पर हम अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोगों को ये समझाते रहें, और शायद कहीं हमें ये हमारी जो पहल है इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सॉरी, इन्वेस्टर एजुकेशन के साथ साथ ये मार्केट अवेयरनेस भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ये हमारे लिए चैलेंज है और हम इसको करेंगे। वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी काम किया जा चुका है, काफ़ी शायद और भी करने की ज़रूरत है, और अब तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो एब्सोल्युटली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव तरीके से इसको मार्केट्स ने यहाँ पर लिया है। ऑफ कोर्स अब अरुण जी इंतज़ार यही है कि आप कैसे कितनी जल्दी करते हैं और इसे लॉन्च करते हैं, तो उसके ऊपर नज़र रहेगी। तो होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए और तमाम क्वेश्चन के बहुत स्पॉटिंगली आंसर्स भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती को आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। कुछ मुनाफा वसूली के बाद खरीदारी हमने यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस में आते हुए देखी है। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप बाजारों को कि जो भी यूएस का डेटा आया है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कमजोर, जिसका फायदा हमने कच्चे तेल में, सोने चांदी में आता हुआ देखा? गुड इवनिंग मनीषा। मेरे ख्याल से यस, ओवरऑल जो है कमोडिटीज में, स्पेसिफिकली बेस मेटल्स में थोड़ा लैकलस्टर वीक है। जब से चाइना की तरफ से कोई डिमांड साइड स्पेसिफिकेशंस नहीं आ जाते या सेंट्रल बैंक से एक्टिविटी नहीं हो पाते, तब तक आपको बेस मेटल्स में कोई एक्टिविटी ज्यादा खास दिखाई नहीं देगी। गोल्ड सिल्वर में हालांकि लास्ट वीक में एक्शन और मोमेंटम दोनों ही देखने मिला है, बट मेरे ख्याल से इस वीक में थोड़ा सा टेपेड रहेगा। इवेंटफुल वीक है, 2 डेटा आने हैं इस वीक में। तो ओवरऑल ट्रेड पर्सपेक्टिव में जो वोलेटिलिटी कमोडिटी में है, स्पेसिफिकली आपको नेचुरल गैस में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से कुछ करना है कमोडिटी में, तो मार्च वायदा नेचुरल गैस का 155 में बाई करना चाहिए 148 के स्टॉप से, ऊपर में टारगेट 172। सिमिलरली आपको क्रूड में बाई करना चाहिए मार्च वायदा 6590 पर, और स्टॉप लॉस लगाना है 6500 का, ऊपर में 6770 के पॉसिबल टारगेट्स आपको क्रूड और नेचुरल गैस, ये दोनों काउंटर में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाली ट्रेडिंग। साथ ही गोल्ड को कैसे देखते हैं प्रथमेश, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने के हाईस पर कारोबार है, 2080 के ऊपर के ट्रेड्स? मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो पॉसिबल आपको रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा 2100, वो थोड़ा सा मेक और ब्रेक सिचुएशन हुआ यहाँ पे लास्ट वीक में ही, ऑलमोस्ट अराउंड पिछले कुछ हफ्तों से आप देखेंगे गोल्ड ऑलमोस्ट 2000 रुपीज काफी नीचे वाले भाव से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगेन एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है हाल फिलहाल में।
बट मेरे ख्याल से नेक्स्ट $20 जो है काफी क्रूशियल रहेंगे गोल्ड के लिए। हाल फिलहाल में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में आज के पर्सपेक्टिव में और कल को और कैरी फॉरवर्ड करना है तो सेल करने की सलाह रहेगी। 63,580 पे आपको गोल्ड अप्रैल वायदा सेल करने की सलाह रहेगी। 63,790 स्टॉप रहेगा, ऊपर नीचे में टारगेट 63,100। ऑलराइट, तो बिकवाली की राय यहाँ पर फिलहाल सोने में आती है। साथ ही चांदी पर भी क्या सेल कॉल्स ही हैं? यस, चांदी में भी लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 1500 का मूव आया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिख सकता है। मे वायदा 72,300 पर बेचने की सलाह रहेगी। 72,900 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 71,200। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी ये राय यहाँ पर सोने चांदी में भी आती हुई। काफ़ी उठापटक वाली मार्केट्स हैं। ऑफकोर्स जब तक कुछ क्लैरिटी या डायरेक्शनल ट्रेड नहीं आता तब तक इस तरह के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक एग्री कमोडिटीज़ की बात है, वंदना कैसे देखती हैं आप? ओवर द वीकेंड गुआर सेमिनार भी था, स्पाइसेस सेमिनार भी था, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, नंबर्स यहाँ पर फ्लो इन एंड आउट करते रहे हैं। कैसे देखती हैं इन दोनों ही सेक्टर्स को? जी मनीषा, काफ़ी इवेंटफुल वीक रहा ये और मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट भी यहाँ पे आया है। ग्वार में भी एक स्लगिश मूवमेंट है यहाँ पे, लेकिन एक्शन देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि मेंथा में एक काफ़ी कंसोलिडेशन बन रहा है। वीकली चार्ट पे भी अगर देखें तो काफ़ी कंसोलिडेशन मोड में ये कमोडिटी है। यहाँ भी सिंथेटिक मेंथा पे आज सरकार के साथ एक मीटिंग है। मुझे लग रहा है कि उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मेंथा ऑयल में भी यहाँ पे एक बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 940 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। एक पोजिशनल कॉल होगी। 980 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस उसके लिए प्लेस करना होगा 920 का। फिर अगेन मुझे लग रहा है कि अगर मूव यहाँ पे आनी है तो कॉटन ऑयल सीड केक में भी आनी। इस पे भी बात हुई थी कि कॉटन में काफी ज्यादा अपसाइड देखने को मिला है और इसके डेरिवेटिव पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2745 के करीब मार्च कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके चलना चाहिए। 2800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे लगा के चलना होगा 2725 का। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर कैस्टर की बात की जाए तो वहाँ कैसे देखती हैं? कुछ मुनाफा वसूली वहाँ पर ही है, और मसालों में अब यहाँ पर क्या ट्रेंड है? क्योंकि कुछ पॉजिटिव क्यूज यहाँ पर काफ़ी हद तक हमने अक्रॉस बोर्ड आते हुए देखे। जी, कैस्टर में एक अपसाइड मूव देखने को मिला था पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन वहां से एक करेक्शन मोड में ये कमोडिटी है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन यहाँ पे कैस्टर में देखने को मिलेगा। फिर भी अभी यहाँ पे एक बार 5680 के करीब बिकवाली की सलाह यहाँ पे देना चाहूंगी। 5550 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5725 का। इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में सेलिंग की जा सकती है, लेकिन 5500 के करीब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे रिटर्न आ सकती है। स्पाइसेस में मुझे लग रहा है कि एक मिक्स यहाँ पे व्यू बन रहा था, लेकिन अभी मोर ओवर जितने भी स्पाइसेस हैं वहां पे एक बाइंग जो है वो देखने को मिल सकता है। धनिया ने काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मूव दिया है आज के दिन में भी, और मूव यहाँ पे जीरा में भी है। जीरा में मुझे लग रहा है कि 25,600 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 26,000 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 25,400 का। ये एक शॉर्ट टर्म कॉल है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 26,200 के करीब एक रेजिस्टेंस की कमोडिटी फेस कर सकती है। दूसरा मुझे लग रहा है कि अगर धनिया में देखा जाए, इसमें प्रोडक्शन कम होने की न्यूज और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी इंप्रूव हुआ है, इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला है और स्टेबिलिटी के साथ ही अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 8260 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 8500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 8150 का लगाना होगा। और इस कमोडिटी में हम लोगों ने बात करी थी कि ये कमोडिटी एक बार 7800 से 8000 के लेवल्स को देखेगी। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि इसमें टारगेट करीब करीब हम 8800 का लेके चल सकते हैं धनिया में। ऑलराइट, 3% की तेजी आज यहाँ पर है भी, और काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पर आते हुए नजर भी आए हैं और फंडामेंटल्स भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। ब्रेक लें उससे पहले प्रथमेश आपसे डॉलर इंडेक्स पर भी एक व्यू लेना चाहेंगे, जहाँ पर उसकी रैली में अब पॉज तो लगता हुआ नजर आया है। स्टेबिलिटी अब इंडियन रुपी में भी काफ़ी समय से देखने को मिली है। यहाँ पर आगे जाके क्या एक्सपेक्ट करें? थिंक क्लियरली मनीषा, यहाँ पे 100 जो है डॉलर इंडेक्स के लिए नीचे वाला भाव है और ऊपर में 105, ये दोनों जो मेक और ब्रेक सिचुएशंस के लिए है। और सिमिलरली आपको रुपी में भी काफी रेंज बाउंड मोड है, तो आप स्पेसिफिक डायरेक्शंस के लिए यहाँ पे आप रुपी को प्ले आउट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 30-50 रुपीज 30-50 पैसे का जो मोमेंट है उसमें ही आप USD/INR में प्ले कर सकते हैं। बट ये स्पेसिफिक मोमेंटम जो है मेक और ब्रेक सिचुएशन 100 नीचे में और 105 ऊपर में, ये होगा तभी आपको USD/INR में कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन देखने को मिल सकते हैं। वेल एब्सोल्युटली, एज ऑफ नाउ बेटर क्यूज यहाँ से भी बाजार से आते हुए। लेकिन बहुत शुक्रिया वंदना प्रथमेश आप दोनों का ही साथ देने के लिए। ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।